Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ms. Hajra Said again with you and welcome you all in your online maths class. In the last lecture, we started chapter number 1, functions and limits, and we learned about functions, its notation, domain, range, and we solved some of the questions of exercise 1.1. Hope you must have learned the last lecture very well. Now continue it further. Today we will be learning the different types of functions. Following are some of the types of functions. Number 1, algebraic functions. It is further classified as polynomial functions, linear function, rational function, identity function, and constant function. The second type we will discuss today is trigonometric functions. Number 3, inverse trigonometric functions. Number 4, exponential functions. Number 5, logarithmic functions. Number 6, hyperbolic functions. Number 7, inverse hyperbolic functions. Number 8, explicit functions. Number 9, implicit functions. Number 10, even functions. And number 11, odd functions. The concept of these definitions is very necessary. You must learn these definitions. आपने इन definitions को बहुत अच्छे से prepare भी करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनमें हम देखेंगे कि कुछ जो फंक्शंस है दे आर डिफाइंड बाय सम फार्मूला, तो उन फार्मूला को भी आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है. बहुत अच्छे से लर्न करने के बाद ही हम फिर आगे से क्वेश्चंस अपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह. The first type we will discuss is algebraic functions. Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expression. Algebraic functions जो हैं वो आपके वो होंगे जिनमें कुछ ना कुछ algebraic expression आ रहा होगा, और you are already well aware of the algebraic expression. ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो हम देखते हैं types of algebraic functions. What is the first type? Its first type is polynomial function. A function p of the form p of x is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus up to so on a2 x square plus a1 x1 plus a naught for all x where the coefficients are real numbers and the exponents are non-negative integers is called a polynomial function. यहाँ पे बेसिकली इस डेफिनेशन में वो हमें बता कर है, इस डेफिनेशन में हमें वो ये बता रहा है कि कोई भी फंक्शन हमारा जो इस तरह से लिखा होगा, यानी जिसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्चुअली में वहाँ जहाँ पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा होगा और उसको हम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिख देंगे तो वो हमारा बन जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन. अगर आप इसी एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड देखें ना तो ये आपकी बेसिकली पोलिनोमियल की ही डेफिनेशन है. 9th से हम जब पोलिनोमियल की डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करते हैं तो उसमें आपकी दो मेन बातें होती हैं. एक तो बात ये होती है कि आपके जो an माइनस 1 an माइनस 2 ये क्या हैं, ये असल में हैं आपके कोएफिशिएंट्स. तो कोएफिशिएंट्स हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त फंक्शंस की जो डिस्कशन है वो सारी हमारी रियल नंबर्स की बेस पे हो रही है. तो एक तो आपके कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे हाईलाइट भी कर दी है मैंने, वो क्या है आपकी द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जो हमारी एक्सपोनेंट है, जो एक्स के ऊपर पार आ रही है, एन आ रही है, नेक्स्ट टर्म में n माइनस 1 है, अगले में n माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स इट कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इट कैन बी 0, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ये हो सकती है. ये आपकी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगी. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे. और
नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि उससे हमें कहा है कि अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन बना के लिख दें तो वो हमारे पास बन जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन। और यहाँ पे एक और बात उसने हमें बताई है, इफ़ an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन px इज़ कॉल्ड द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n एंड an इज़ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। यानी यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर आपका an 0 नहीं है, यानी आपकी जो an xn वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो हमारे पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो n होगी। डेफिनेटली अगर an 0 हो जाएगा तो an xn वाली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली फिर n तो डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री हमें पता है कि क्या होती है, डिग्री इज़ द बेसिकली हाइस्ट पावर इन्वॉल्व। और इसको अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें, मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कंसिडर कर लें यहाँ पे आपका n2 है, तो ये आपका एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, a2 एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फिर क्वाड्रेटिक, यानी इसकी जो है वो डिग्री 2 हो जाएगी, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसको हम मज़ीद भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे x की पार्ट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इफ़ वी टेक n इज़ इक्वल्स टू 3 देन इट विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल। और इस तरह से भी बात हो सकती है, लीनियर पोलिनोमियल तब होगा जब अगर हम n को ले लेते हैं 1। तो हमने ये यहाँ पे नोट करना है कि अगर हमारा an इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट विल बी a polynomial function of degree n and an will be the leading coefficient, यानी जो हमारी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा होता है दैट इज़ बेसिकली द लीडिंग कोएफिशिएंट। उसके एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, p of x is equals to 2x raised to power 4 minus 3x square plus 2x minus 1। तो यहाँ पे आप गेस करें कि हमारा पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या है। एज 4 इज़ द हाइएस्ट पावर सो डिग्री विल बी 4 एंड व्हाट विल बी द लीडिंग कोएफिशिएंट हेयर, यस इट विल बी 2 हेयर। यहाँ पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 आ रहा होगा। तो ये डेफिनेशन आपके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेसिकली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन वाले ही हमारे पास पॉइंट्स हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ हमने फंक्शन कन्वर्ट करिए। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल्स टू, आगे आपकी सारी डेफिनेशन पोलिनोमियल वाली ही है और आगे हम उसको कह देंगे इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। और आपने एक पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करना है कि अगर आपको पेपर में डिफ़ाइन आता है तो आपने डेफिनेशन के साथ जहाँ पे एग्जांपल पॉसिबल होती है वहाँ पे आपने एग्जांपल मस्ट देनी होती है। वहाँ पे फिर आपकी मार्क्स की डिवीजन ये होती है 1.5 मार्क आपकी डेफिनेशन का और 0.5 जो है वो एग्जांपल का मस्ट कंसिडर होता है। और एट टाइम्स तो ये भी होता है कि आपकी 1 मार्क की डेफिनेशन कंसिडर की जाती है और 1 मार्क की एग्जांपल। तो जहाँ पे आपको सिर्फ डिफ़ाइन भी लिखा हो, मेंशन ना भी किया हो, गिव एग्जांपल, वहाँ पे भी जहाँ पॉसिबल होगी आपने एग्जांपल मस्ट देनी है। Next, we have the second type of algebraic functions as linear function. लीनियर का जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है ना, उससे हमारे जहन में दो बातें आती हैं। अगर तो ये फिज़िक्स में आ रहा होगा तो इसका मतलब होगा, अगर हम ग्राफ्स पे बात करते हैं तो उसका मतलब होगा सीधी लाइन, यानी जहाँ पे भी लीनियर आ जाएगा दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे माइंड में लीनियर का सुनते ही फ़ौरन आता है कि इट्स डिग्री मस्ट बी 1, की इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 1 आ रही होगी। तो इट्स डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपकी डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, अगर आपकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक भी होगा। If the degree of the polynomial function is 1 then it is called a linear function. It is of the form f of x is equals to ax plus b। यानी उसने कहा कि ये इस तरीके का हमें नज़र आया करेगा, f of x is equals to ax plus b। x क्या है यहाँ पे वेरिएबल और इसकी डिग्री क्या आ रही है 1। a and b are constants and they can be any number or something else, यानी कोई भी हम नंबर इसकी जगह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल f of x is equals to 3x plus 4। इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। f of x is equals to 6x plus 9, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। एंड आपने ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बात करेंगे तो डोमेन भी इसकी रियल नंबर्स होगी
और हमारे पास जो रेंज आएगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. Next comes the rational function. You must be well aware of the rational numbers, the numbers which can be written in the form of p over q, where p and q belongs to integers and q of x is not equals to 0 are called rational numbers. In the same way, we can define rational function. A function r of x. Basically यहाँ हमने r इसलिए ले लिया क्योंकि rational की बात है and rational, the word rational starts from r, so we have taken here r. A function r of x of the form p of x over q of x, where both p of x and q of x are the polynomial functions and q of x is not equals to 0 is called a rational function. मतलब जो आपकी rational function की definition है that will be exactly on the same pattern as the definition of rational numbers. और अगर आपको पोलिनोमियल फंक्शन की आपको एग्जांपल दे सकते हैं तो उन दोनों को ऊपर नीचे लिखकर हम रैशनल फंक्शन की भी एग्जांपल बना सकते हैं. यानी हमने यहाँ पे जो सिंपल से एग्जांपल लिया दैट इज़ आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1. बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप एग्जांपल ले रहे हैं उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या आना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन. द कंडीशंस ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड. और वो आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ. वो हमारे पास ये थी कि कोएफिशिएंट्स हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए और हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर दैट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी फंक्शन. ये न्यू है कंसेप्ट आपके लिए, टोटली न्यू. आइडेंटिटी को आप ऐसे समझ लें जैसे वी हैव अ मिरर और बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा. जो डोमेन होगी एग्जैक्टली वही हमारे पास रेंज आ जाएगी. इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. लेट अस सी दिस फिगर. इन दिस फिगर व्हाट वी सी दैट द सेट विच इज़ इन द डोमेन इज़ एग्जैक्टली द सेम दैट इज़ इन द रेंज. यानी हमारे पास फंक्शन ऑपरेट होने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द डोमेन एंड रेंज आर एग्जैक्टली द सेम एंड दे बोथ आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर. तो अब जब ऐसा होगा कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट मिले तो हमारे पास जो ऐसा फंक्शन है उसको हम कह देंगे कि दैट इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन. फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई from x to x of the form I of x is equals to x for all x belongs to x is called the identity function. और इसके साथ हमारे पास क्या important point है, its domain and range are the set x itself. अब ये इस तरीके से भी आपका MCQ बन सकता है. For which function the domain and range are the set itself. तो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आइडेंटिटी फंक्शन ही हमारे पास ऐसा होता है जिसमें डोमेन और रेंज जो है वो हमारे एग्जैक्टली सेम होते हैं. नेक्स्ट कम्स द कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन में हमारा ये होगा कि वॉट एवर द डोमेन में बी, हमारे पास जो रेंज आ रही है दैट मस्ट बी अ सिंगल कांस्टेंट नंबर. और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है इन द सेंस कि आप ये देखें कि जब y की वैल्यू फिक्स्ड होगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देती हूँ कि मैं जो मर्ज़ी डोमेन ले लूँ, मेरे पास रेंज हमेशा क्या आती है 3 आ रही है फॉर एग्जांपल. तो रेंज जब मेरे पास फिक्स्ड है तो मुझे ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा, जो मर्ज़ी हमारे पास इनपुट वैल्यू, जो मर्ज़ी x की वैल्यू हो, हमारे पास y की वैल्यू क्या आनी है 3. तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट द पॉइंट 3. और हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं. लेट x एंड y बी टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स. अ फंक्शन c फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल्स टू a, where a is the constant for all x belongs to x and y belongs to y, and fixed is called a constant function. यानी उसने हमें ये कहा है कि a जो है वो हमारा एक फिक्स नंबर होना चाहिए. x तो x से आ रहा होगा, y बिलोंग कर रहा होगा y से. तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा y का जो मतलब जो हमारे पास हमारी रेंज में से आ रहा है आउटपुट, अगर वो फिक्स्ड है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल c as a function from r to r defined by c of x is equals to 3. इस एग्जाम्पल को देखें.
इस एग्जांपल में आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह लिया है 1, जब मैंने x की जगह लिया है 1 तब भी मुझे 3 मिलना है, तो मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएगा 1 3, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। और इसके बाद जब मैं लेती हूँ अपना y ले लेते हैं हम 2, सॉरी हम अपना x ले लेते हैं 2, जब x 2 लेंगे तब भी y की वैल्यू 3 आनी है, तब हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 2 3, उसको प्लॉट करेंगे तब हमारे पास 2 3 पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जितने मर्जी हम पॉइंट्स ले लें, जब हमारे पास y फिक्स्ड है देन वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and such function is called a constant function. Next comes the trigonometric function. We define the trigonometric functions as follows: y is equals to sine of x, y is equals to cos x, y is equals to cosecant x, y is equals to secant x, y is equals to tan x and y is equals to cot x. इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी हैव स्टडीड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टू मच डिटेल इन आवर फर्स्ट ईयर क्लास. तो here simply you will have to revise the thing that we have 6 basic trigonometric ratios: sine, cos, tan, cosecant, secant and cot. और जब हम उनको in the form of function लिख देंगे y is equals to बना के y is equals to sin x, y is equals to cos x, तो ये सारे हमारे पास बन जाएंगे trigonometric functions. And we have already learned in the chapter 13 of first year the domain and range of trigonometric functions. तो here is a table for you to simply revise that. आपने इसको अच्छे से रीड करना है और इसको रिवाइज कर लेना. मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ. आपकी जो साइन और कॉस के फंक्शन की डोमेन है वो हमें पता है ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और रेंज हमने इसकी बहुत अच्छे से लर्न की हुई है कि इट्स वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1, एंड -1 और 1 भी हो सकती है और उसके दरमियान में भी कहीं हो सकती है. और 10 के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी डोमेन में हमारे पास π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आने चाहिए, एंड इट्स रेंज कैन बी रियल नंबर्स. Next we have inverse trigonometric functions. We denote and define the inverse trigonometric functions as follows. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात किया उसी तरह से हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. तो अगर मैं कह देती हूँ y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x, y is equals to cos inverse x, y is equals to cosecant inverse x, up to so on, y is equals to secant inverse x, and y is equals to tan inverse x, y is equals to cot inverse x. तो ये सारी हमारे पास बन जाएंगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनकी डोमेन और रेंज भी हमने लर्न की हुई है, तो इसको आपने एक दफ़ा से रिवाइज कर लेना है. इन डोमेन और रेंज को आपने सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लर्न करना है, बाकी इसका एज सच आपके चैप्टर में कम ही यूज़ होगा. नेक्स्ट कम्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंट हमें पता है पार होती है, एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. उनको भी हम यूँ डिफ़ाइन किया करते थे, एन इक्वेशन इन विच द variable comes in exponent. In the same way we can define the exponential function. A function in which the variable appears in the exponent is called exponential function. ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. वी कैन टेक एन एग्जांपल y इज इक्वल्स टू e ऑफ x. इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा x जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पार आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2 of x. Though there is a constant in the base, but the exponent is a variable, so it is exponential function. We have the next type of functions, logarithmic function. If x is equals to ay, then y is equals to log ax, where a is greater than 0, a is not equals to 1 is called the logarithmic function of x. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपकी ये वही 9th में जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं,
लॉगरिथम की ये वही लिखी हुई है. If x is equals to a y, then y is equals to log a x, where a is greater than 0 and not equals to 1 is called the logarithmic function. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, y is equals to log a x is called the logarithmic function. सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें log इन्वॉल्व होगा that will be called as logarithmic function. And we can further classify it as कि हमें पता है कि अगर हमारी बेस 10 है, इफ़ a is 10 then it will be a common logarithm, and if its base is e, अगर इसकी बेस जो है वो हमारे पास इसकी बेस e आ रही है, then it will be called as natural logarithm. Next, we have hyperbolic functions. It is a totally new concept, new formulas you will be learning inshallah. यहाँ पे हमारे पास 6 formulas दिए हैं. Sin hx, it is basically the hyperbolic sine function. इसको हम hyperbolic sine function कहते हैं, और इसको आप read कैसे करते हैं? It is read as sin hyperbolic x is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x over 2. Next one is cos hyperbolic x, e raised to power x plus e raised to power minus x over 2. Tan hyperbolic x is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x over e raised to power x plus e raised to power माइनस एक्स. आपने बेसिकली फॉर्मूलाज ये 3 ही लर्न करने हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड टैन हाइपरबोलिक एक्स. व्हेन यू हैव लर्न दीज फॉर्मूलाज यू कैन क्रिएट द अदर 3 बाय योरसेल्फ. आपने बाकी तीनों में सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसिकेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा. सीकेंट हाइपरबोलिक को रेसिप्रोकल करेंगे, cos hyperbolic को reciprocal करेंगे, then we will be getting the formula of secant hyperbolic, and in the same way on reciprocating the formula of tan hyperbolic x we will be getting the formula of cos hyperbolic cot hyperbolic x. आपने इनको अपने formulas को लेक्चर लेते लेते आपने यहाँ पे इसको स्टॉप करके इन फार्मूलाज को 3 दफ़ा आपने अपने हाथ से इसको नोटबुक पे लिखना है. 3 दफ़ा आपने सारे फार्मूलाज को लिखना है इस तरीके से कि आपको लर्न हो जाए, आपकी फिंगर टिप्स पे हो. देन वी विल बी यूजिंग दैम इन द एक्सरसाइज टू सॉल्व द क्वेश्चंस इंशाल्लाह. नेक्स्ट वी हैव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस. The inverse hyperbolic functions are expressed in terms of natural logarithms. जो हमारे inverse hyperbolic functions है ना, उनके formulas ln की फॉर्म में दिए होते हैं. जो natural log है उसको हम ln से शो करते हैं. तो ये जो formulas हैं वो आपके ln की फॉर्म में दिए होते हैं. फ़िलहाल आपकी ये डायरेक्ट तो कहीं यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये MCQ में मस्ट आते हैं. आपके ये जो फर्स्ट वाले 2 फार्मूलाज हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स, इनमें से लाजमी एक फार्मूला जो है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में से MCQ बना कर देता है. तो आपने इन दोनों फार्मूलाज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना है. इनको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लें अपनी बुक में भी, और इनको आपने बहुत अच्छे से लर्न भी करना है. राइट एटलीस्ट दीज फार्मूलाज 3 टाइम्स. आपने इनको कम से कम 3 दफ़ा लिख के याद करना है. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लिसिट फंक्शन. अच्छा, ये भी आपके लिए टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है. एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन. If y is easily expressed in terms of the independent variable, then y is called an explicit function of x. उससे क्या है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से रिलेशनशिप दिया हो कि y जो है उसको लिखा जा सके इन टर्म्स ऑफ x. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ये तो ऑलरेडी उसने हमें एग्जांपल ही इस तरह से दे दी है कि y को हमने कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है. y हैज़ बीन ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, सो इट इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1. तो ये भी हमारा क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी एन explicit function as y has easily been expressed in the form of independent variable x.
इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास यूँ हो कि x और y इजीली सेपरेट हो सकें, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन. एंड एट टाइम्स वी फेस अ सिचुएशन दैट हमारे पास जो x और y दोनों वेरिएबल्स हैं वो इतने मिक्सअप हुए होते हैं कि दे कांट बी ईजिली सेपरेटेड. तो सच फंक्शन इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. Explicit function is represented as y is equals to f of x. This is just for MCQs. आपको पता होना चाहिए कि explicit function जो है वो symbolically कैसे लिखा जाता है. It is symbolically written as y is equals to f of x. Next comes the implicit functions. If x and y are so mixed up and y can't be expressed in terms of the independent variable x, then y is called an implicit function of x. अगर हमारे पास x और y इतने मिक्सअप हुए हों कि हमारे लिए पॉसिबल ना हो कि हम एक साइड पे y कर सकें और एक साइड पे x कर सकें, अगर हम कोशिश करें तो वापस मिक्सिंग हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस जो हैं उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. आपने ये जो एग्जांपल है ना, इसको लेके अपने नोटबुक पे ट्राई करें कि आप एक साइड पे y को सेपरेट कर सकें. यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट इट एट ऑल. देयर इज़ अनदर एग्जांपल, एक्स वाई स्क्र माइनस वाई माइनस 9 ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे भी अगर आप कोशिश करेंगे ना कि हम y को अलहदा कर लें और x एक साइड पे हो जाए, तो ये होंगे नहीं, बिकॉज द वेरिएबल्स आर वेरी मच मिक्सड अप. Symbolically it is written as f of x y is equals to 0. ये भी आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि implicit functions are symbolically represented as f of x y is equals to 0. अच्छा, इसके साथ आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर में हमें ये दोनों डिफ्रेंशिएट के लिए भी आ सकते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शन. तो आप अपनी बुक के ऊपर इस पे क्वेश्चन भी बना लें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस. और अगर आपको इस तरह से भी आएगा तब आपने एग्जाम्पल मस्ट देनी है. अगर आपको वैसे भी डिफाइन आएगा तो एग्जाम्पल इज़ मस्ट. नेक्स्ट कम्स द इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस. बिल्कुल इनको भी आपने कंपेयर करके स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इवन फंक्शन. अ फंक्शन इज इवन व्हेन f of x is equals to f of minus x for all x. अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया हुआ है f of x is equals to x स्क्वायर. ठीक है, आपका जो फंक्शन है अपनी नोटबुक पे इसको लिखें ताकि आपको समझ आए. आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है f of x is equals to x स्क्वायर. अब उसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है कि जहाँ जहाँ x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें. इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. तो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर. माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे देन यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर अगेन. यानी हुआ क्या है कि हम f ऑफ x से चले थे और हमने f ऑफ माइनस एक्स पुट किया है, लेकिन f ऑफ माइनस एक्स पुट करने से जो रिज़ल्ट आया वो क्या है? वो एग्जैक्टली वही आया जो हमारा f ऑफ x का था. तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि we get the same function when the variable is replaced by minus of that variable, then the function will be even function. A function is even when f of x is equals to f of minus x for all the values of x. और इसको हम ग्राफिकली जो है वो भी देख लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है cos x. cos का ग्राफ जो है वो हमने फर्स्ट ईयर के मैथ्स में भी देखा था. कहीं ना कहीं आपने फिज़िक्स में तो साइन वेव पढ़ी होती है. आप इसको फर्स्ट ईयर के मैथ्स को रिकॉल करें. फर्स्ट ईयर के मैथ्स में 11 चैप्टर में हमने जब ग्राफ्स देखे थे तो मैंने आपको कहा था कि ग्राफ्स की शेप्स आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए. तो ये जो हमारा cos का फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है? इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. ये y एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल होता है. एंड cos फंक्शन इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन. और इसको आप यूँ चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप फंक्शन लिखें f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x and replace x by minus x on both sides, you will be getting f of minus x is equals to cos minus x, or cos minus x is equals to cos x. We have already studied this concept
एंड दिस फैक्ट इन द फर्स्ट ईयर मैथ्स, तो आपका कॉस फंक्शन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी एन इवन फंक्शन. अगर आपको पेपर में ही आएगा डिफाइन इवन फंक्शन, देन यू विल हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एज वेल. आप इसकी एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी दे सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द ऑड फंक्शन. अ फंक्शन इज ऑड व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स. अगर ऐसा हो कि हम फंक्शन में x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा वो नेगेटिव साइन बाहर आ रहा हो, तो हमारा ऐसा फंक्शन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑड फंक्शन. अ फंक्शन इज ऑड व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, एंड वी गेट द ओरिजिन सिमेट्री इन इट. इट्स एग्जाम्पल इज साइन एक्स. इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, साइन एक्स. जब आप रिप्लेस करेंगे एक्स को माइनस एक्स से, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स, माइनस साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है, हमें पता है, तो वहाँ से हमारे पास वापस वो बाहर आ जाएगा माइनस. और इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन आपको जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, तब आपको इसका तरीका भी आ जाएगा कि हमने इसको चेक कैसे करना है. Here is the graph of sine function, which is basically an odd function. Once again, compare the two even functions and odd functions. There is a comparison for you. If we have a function such that f of x is equals to f of minus x, then it is even function. And the functions in which f of minus x is equals to minus f of x, it will be an odd function. और इवन फंक्शन की हमारे पास एग्जांपल है कॉस फंक्शन, और ऑड फंक्शन की हमारे पास एग्जांपल आ रही है साइन फंक्शन. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग questions related to the even odd functions, and we will be doing questions using formulas, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फार्मूलाज. इंशाल्लाह अपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से लिख के उनको लर्न कर लेना, सो दैट यू मस्ट हैव अ फुल ग्रिप ऑन द फार्मूलाज, ताकि हम इजीली जो हैं वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी.